भगत सिंह एक क्रांतिकारी से कहीं अधिक थे। 20 साल की छोटी सी उम्र के भगत सिंह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और दार्शनिक विषयों पर बहुत अच्छा लिखते थे, जिसका बड़ा कारण उनका किताबों के प्रति प्रेम था। वो बहुत सारी किताबें पढ़ा करते थे। भगत सिंह के साथियों ने हमेशा बताया कि उन्होंने कभी भी भगत सिंह को किताबों के बिना नहीं देखा था, लेकिन वो अपने सिलेबस से जुड़ी किताबें नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साहित्य से जुड़ी किताबें पढ़ा करते थे। जब जेल में भगत सिंह ने भूख हड़ताल की, तब उन्होंने दूसरी मांगों के साथ साथ ये मांग भी रखी थी कि कैदियों को किताबें बिना रोक टोक के मिलनी चाहिए। साथ ही पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कम से कम एक डेली न्यूज़पेपर भी मिलना चाहिए। भगत सिंह की किताबें पढ़ने की भूख ने ही उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विचारों की लड़ाई लड़ने की ताकत भी दी थी। जब भगत सिंह को फांसी की सजा के लिए जेल अधिकारी लेने आए, वो उस समय भी रूसी क्रांति के नायक लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब जेल अधिकारियों ने कहा कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा कि ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट के बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। आज के समय में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को याद करना बड़ा आसान और फायदे का सौदा लगता है, लेकिन देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना आसान नहीं है। आजकल के राजनेता भगत सिंह को अपने मतलब के लिए याद करते हैं और उनकी तस्वीरों को शेयर करके उन्हें श्रद्धांजलियां देते हैं, पर क्या कभी उन्होंने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी के विचारों को समझने और कभी भगत सिंह की तरह अपने देश से प्यार किया है? शायद नहीं। इसीलिए तो आज़ादी के इतने सालों बाद भी अमीर गरीब के बीच की खाई गहरी होती जा रही है। 2017 में ऑक्सफैम में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10% अमीर लोगों के पास पूरे देश का 80% पैसा है। इसका मतलब ये है कि देश का ज़्यादातर पैसा सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्त में है। अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब। आइए जानते हैं भगत सिंह के जीवन के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह के भारत का सपना देखा करते थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा गांव में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में है। भगत सिंह का जन्म एक ऐसे सिख परिवार में हुआ था जो शुरू से ही आज़ादी की लड़ाई में भाग लेता आ रहा था। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी दिन उनके पिता और चाचा को जेल से आज़ाद किया गया था। उनके पिता और चाचा को 1906 में औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के चलते गिरफ्तार कर लिया गया था। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। वो आए दिन अंग्रेजों के खिलाफ किसी न किसी प्रदर्शन में भाग लेते रहते थे। इसी कारण उन पर 22 केस दर्ज किए जा चुके थे। उनके चाचा और सैयद हैदर रजा ने मिलकर भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन नाम की एक संस्था भी बनाई थी। ऐसे माहौल में उन पर बचपन में ही देश को आज़ाद कराने का जुनून सवार हो गया था। उन्होंने डीएवी स्कूल से बचपन की पढ़ाई पूरी की और लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए की पढ़ाई करने के लिए दाखिला ले लिया। जब भगत सिंह बड़े हो रहे थे तो देश में गांधी जी का नाम बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। लोग गांधी जी की बातों को मानते थे। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए। इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। पूरे देश में इस आंदोलन के समर्थन में लोग उतर आए। लोगों ने सरकारी सामान और संस्थानों का विरोध किया। विद्यार्थियों ने स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालतों में जाना बंद कर दिया और श्रमिकों ने काम करने से मना कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद पहली बार कुछ ऐसा हुआ था जिससे अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलने लगी थी। भगत सिंह जैसे लाखों युवाओं की उम्मीद बढ़ने लगी थी कि अब कुछ होगा और अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन 1922 में किसानों के एक समूह ने गोरखपुर जिले में चौरी चौरा स्थान पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें बहुत से पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। भगत सिंह को जब पता चला कि गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया तो उन्हें बहुत बुरा लगा। भगत सिंह को लगने लगा कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ादी हासिल नहीं की जा सकती। जब भगत सिंह बीए की पढ़ाई कर रहे थे तो कॉलेज में उनकी मुलाकात भगवती चरण वर्मा, सुखदेव थापर और दूसरे क्रांतिकारियों से हुई। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को आज़ादी के अभियान से जोड़ना था। 1926 में लाहौर में एक बम धमाके में नाम आने के कारण
मई 1927 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें इस मामले में 60,000 रुपये का जुर्माना और 5 हफ्ते की सजा सुनाई गई। जेल से रिहा होने के बाद भगत सिंह ने उर्दू और पंजाबी समाचार पत्रों के लिए लिखना शुरू किया। भगत सिंह उस समय कीर्ति किसान पार्टी के जर्नल कीर्ति, वीर अर्जुन अखबार और दूसरे कुछ जर्नल्स के लिए भी लिखा करते थे। 1928 में भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया, क्योंकि वो सोशलिस्ट यानी समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। इस शब्द का जोड़ा जाना सिर्फ भगत सिंह और इस संगठन के दूसरे क्रांतिकारियों का मार्क्सिस्ट लिटरेचर के प्रति झुकाव नहीं था, बल्कि लंबे समय से इस संगठन के लोग मजदूरों और किसानों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते आ रहे थे। पंजाब में कीर्ति किसान पार्टी के लोग किसानों और मजदूरों के लिए काम कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में भी कानपुर मजदूर सभा के जरिए वो फैक्ट्री वर्कर से जुड़े थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1923 में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों ने किया था। इस संगठन का लिखित संविधान या मैनिफेस्टो था, जिसे द रेवोल्यूशनरी कहा जाता था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। पूरे भारत में इस कमीशन का विरोध हुआ। लाल लाजपत राय ने भी इसके विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, तो पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लालाजी बुरी तरह से घायल हो गए और 2 हफ्ते बाद हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके साथी पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट को लालाजी की मृत्यु के लिए दोषी मानते थे, क्योंकि स्कॉट ने ही लाठीचार्ज का आदेश दिया था। भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन पहचान में गलती होने की वजह से जॉन पी सैंडर्स नाम का एक पुलिस अधिकारी मारा गया, जिसके बाद भगत सिंह और उनके साथी लाहौर से भागकर हावड़ा आ गए। अंग्रेज सरकार इसके बाद पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल ले आई। इन बिलों के तहत हर तरह की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया गया और इसे विद्रोह का दर्जा दे दिया गया। साथ ही बिना ट्रायल के किसी को भी जेल में बंद करने की छूट भी इन्हीं कानूनों के जरिए अंग्रेजों के हाथ में आ गई। पूरे देश में इन कानूनों का विरोध हुआ, पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विरोध से आगे जाकर असेंबली में बम फेंकी। बम फेंकते हुए दोनों ने लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म जैसे नारे लगाए। इसके बाद दोनों ने वहां से भागने की बजाय गिरफ्तारी दे दी। जेल में रहते हुए भी भगत सिंह ने अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जारी रखा। जेल में भारतीय कैदियों के साथ बुरा व्यवहार होता था। उन्हें अच्छा खाना और कपड़े नहीं दिए जाते थे, जबकि अंग्रेज कैदियों को अच्छी सुविधाएं मिलती थी। भगत सिंह ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी इस भूख हड़ताल को भारी समर्थन मिला। जेल में उनके साथी जतिन दास, जो भूख हड़ताल पर थे, उनकी 64 दिनों के बाद मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने अपनी भूख हड़ताल 116 दिनों तक जारी रखी। बाद में अपने पिता के अनुरोध के बाद भगत सिंह ने भूख हड़ताल तोड़ी। भगत सिंह पर सैंडर्स की हत्या का मुकदमा शुरू हुआ, जिसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस नाम दिया गया था। इस केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों की फांसी के लिए 24 मार्च का दिन निर्धारित किया गया, लेकिन तीनों को 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे ही फांसी दे दी गई। फांसी से पहले जेल वार्डन चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में कहा, वाहेगुरु को याद करो। तब भगत सिंह ने कहा था, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के कलेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उनसे माफ़ी मांगूं तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नज़दीक आ रहा है, इसलिए ये माफ़ी मांगने आया है। फांसी के बाद तीनों की लाश को जेल की पिछली दीवार तोड़कर सतलुज नदी के किनारे ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। भगत सिंह कहते थे, वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। पर क्या आज उनके विचारों को हम सही से समझ पाए हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।